नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बैंक भले ही कितनी छोटी भी क्यों ना हो, आपको ये रिस्क मैनेजमेंट के जो फंडास है वो आपको मालूम होने चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट इज बेसिकली ए रिस्क मैनेजमेंट। पिछले 5-6 एपिसोड में हमने कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात की है और वो कंसेप्ट वर वर्चुअली लाइक planned for the entire series. That was the base for the entire series. थोड़ा एक टेक्निकल सेशन हमने पिछले संडे में लिया है, वो ये है कि इसको मेजर कैसे किया जाता है। लेकिन मेजर करने के लिए जो मेथड्स मैंने आपको बताए उसमें से कुछ मेथड आप जानते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। मान के चलो कि आपका छोटा बैंक है, फिर भी आपको ये रिस्क मैनेजमेंट के जो मेथड्स है, प्रैक्टिसेस है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। थ्योरी भी मालूम होनी चाहिए और प्रैक्टिस भी मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आगे आने वाली जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ स्पेसिफिक रिस्क के बारे में बनाऊंगा। और मैंने एक वीडियो नहीं बनाया है जिसको हम कहते हैं रिस्क मिटिगेशन किस तरह से करेंगे। तो ये रिस्क मिटिगेशन का कंसेप्ट इन सब वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में आएगा, लेकिन एक्सक्लूसिवली एक रिस्क मिटिगेशन का वीडियो शायद ये बेसिक रिस्क कंसेप्ट हमारे क्लियर होने के बाद में रिस्क मिटिगेशन के बारे में बनाऊंगा। और आखिरी एपिसोड जो मैं बनाऊंगा वो रिस्क पॉलिसी लिखनी कैसी है। आपकी बैंक 25 करोड़ की है या 250 करोड़ की है या 1000 करोड़ की है, रिस्क पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी किस तरह से लिखना है और उसके कंटेंट क्या है। ये एक बात आप पक्की ध्यान में रख के चलो कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज विल डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक बिकॉज the banking business differs from bank to bank. Their policies are different, their products are different, and the way they do the banking within the precincts of BR Act and Reserve Bank of India guidelines, still there is a difference. हर एक बैंक में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग प्रकार की रिस्क होती है। हम ब्रॉडर रिस्क अगले 5-6 संडे में समझ लेंगे। ब्रॉडर रिस्क कहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज तो मैं बात करूंगा क्रेडिट रिस्क और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। हाउ डू यू कंट्रोल the credit risk which enters your book, because credit is your one of the fundamental item. Almost 60% of your asset side is in the credit, that is loans and advances. तो वो कंट्रोल किस तरह से करना है, वो हाथ के बाहर नहीं जाना चाहिए। यू शुड हैव कंट्रोल ओवर योर क्रेडिट पोर्टफोलियो कंप्लीटली। तो क्रेडिट रिस्क किसे कहते हैं मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट रिस्क इज नथिंग बट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। वो पैसा भरने वाला नहीं है बंदा। अगर वो पैसा भरने वाला नहीं है तो तुम्हारे ऊपर क्या परिणाम होने वाला है। आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, एसेट सबस्टैंडर्ड होगा, आपके एनपीए बढ़ेंगे, कल जाके आप रिकवर करोगे। बाय द टाइम रियल वैल्यू ऑफ मनी विल अंडरगो चेंज एंड देन यू विल गो फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एंड वन टाइम सेटलमेंट। दिस इज अ चेन ऑफ इवेंट्स एंड दिस चेन नॉर्मली टेक्स प्लेस अ पीरियड ऑफ 7 to 8 years. But if at the beginning itself, if you have a good understanding of credit risk, if you have good tools of controlling the credit risk, मुझे ये लगता है कि एनपीए enters at the time of sanction. जब आप सैंक्शन करते हो लोन, उस वक्त तुम्हारा प्रोबेबल एनपीए वहां पे आता है। ये परसेंटेज वेरी करता है। ये परसेंटेज किस तरह से वेरी करता है, जस्ट आप लिंक क्या करोगे इसमें, तुम्हारे इस वक्त के ग्रॉस एनपीए कितने हैं। मान लो वो 10% है, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 ऑड क्रेडिट डिसीजंस 10 डिसीजंस हैव गॉन रॉन्ग, ब्रिंग इट डाउन टू 5%। इसका मतलब ये अगर ग्रॉस एनपीए आपके 5% है, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में 5% एरर आ रहा है। ये कहीं प्रिंसिपल समझाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरा मानना है। इट्स द ग्रॉस लोन्स which indicate the quality of your credit appraisal. The credit आपका ग्रॉस जीरो हुआ ऐसी कोई बैंक है नहीं है, और इसीलिए रिजर्व बैंक हर बार कहती है कि योर क्रेडिट अप्रेजल नीड्स इंप्रूवमेंट। आपके हर एक रिपोर्ट में ये आता है। क्यों आता है? वजह यही है कि आपके ग्रॉस एनपीए हैं, तुम्हारे नेट एनपीए जीरो हो गए। इसके लिए डंका मत बजाओ, क्योंकि जीरो एनपीए का मतलब है आपने सिर्फ जो गड्ढे में गिरना है उसको बचा लिया है। एक्चुअली आप गड्ढे में गिर चुके हो। देयर आर बैंक्स व्हिच आर हैविंग 10% ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए 0%. दैट्स नॉट अ गुड साइन।
अगर 10% ग्रॉस एनपीए है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे क्रेडिट प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्रेडिट सैंक्शनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जब जब तक आप एलिमिनेट नहीं करते हो, आपको ये जो शॉक्स है वो लगते रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हम कुछ चीज अच्छी तरह से आज समझ लेंगे क्रेडिट के बारे में। मैं क्रेडिट रिस्क के बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, बिकॉज दैट विल बी थ्योरेटिकल। लेकिन बेसिकली क्रेडिट रिस्क जो होता है वो सबसे बड़ा रिस्क बैंकिंग में है। इसीलिए ये क्रेडिट रिस्क तुम्हारे ट्रेजरी में भी आ गया है। जो ट्रेजरी रिस्क के बारे में बात करूंगा उसमें भी क्रेडिट रिस्क आ गया है, हर जगह पे है क्रेडिट रिस्क। आपका वन टाइम सेटलमेंट भी घुस गया है। सोचो, आप जब कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करोगे तो वहां पे क्रेडिट रिस्क घुसा हुआ है, दिखता नहीं है मगर है, दिखता नहीं है मगर है। इसलिए मैं जो आइसोलेशन में कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ अगले 3-4 संडे, उसमें एक तो ये क्रेडिट रिस्क का होगा, दूसरा ट्रेजरी में आपके पास क्या क्या रिस्क है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या क्या रिस्क है, मार्केट में क्या क्या रिस्क है, ऑपरेशंस में क्या क्या रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और एलएम की जो रिटर्न है उसमें आप लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क किस तरह से मैनेज करते हो, किस तरह से इंटरप्रेट करते हो। ऐसे 5-6 वीडियो अगले 2-3 घंटे में बन जाएंगे। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट हम जिसकी बात करते हैं, उसके बारे में सिंपल स्टेप्स है, हम इसको बेबी स्टेप्स कहेंगे। अगर क्रेडिट रिस्क आपको मैनेज करना है अच्छी ढंग से, तो हमारा आपका जो क्रेडिट अप्रूवल अथॉरिटी आपके बैंक में जो है वो सही होना चाहिए। तो क्रेडिट अप्रूविंग अथॉरिटी नॉर्मली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कैसा होता है, देयर इज अ क्रेडिट कमिटी। क्रेडिट कमिटी रिकमेंड्स द लोन्स टू दी बोर्ड एंड देन बोर्ड अप्रूव्स। आजकल एक नया सेटअप आ गया है, क्रेडिट कमिटी रिकमेंड्स, इट गोज टू द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड देन इट गोज टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्रेडिट कमिटी शायद मैं उल्टा बोल गया, पहले बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जाता है, फिर क्रेडिट कमिटी में जाता है और उसके बाद बोर्ड में जाता है। सो क्रेडिट कमिटी जब कोई भी प्रपोजल रिकमेंड करती है तो ये आपको कमेटी के जो बंदे हैं ना, उनको अच्छा अनुभव होना चाहिए अलग अलग रिस्क का, अलग अलग रिस्क को किस तरह से भापना, किस तरह से जज करना। और सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी होगी, जो भी आपकी क्रेडिट पॉलिसी आपने बनाई है, वो पॉलिसी से परे अगर कोई प्रपोजल आप करते हो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट you are accepting the risk which your bank doesn't want to accept the risk। तो पॉलिसी में अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, आपकी पॉलिसी में कोई अगर रिस्ट्रिक्शंस है और उस रिस्ट्रिक्शन का आप उल्लंघन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि वो अगर डॉक्यूमेंट करोगे तो डिविएशन जो है वो अप्रूव हो जाएगा, देन इट विल गो टू बीओएम एंड देन इट विल गो टू क्रेडिट कमिटी। ये जो अप्रूविंग अथॉरिटी, क्रेडिट अप्रूविंग अथॉरिटी जो होगी, इसको बड़ी ताकत से काम करना पड़ेगा। उन्हें रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट तो पक्के आने ही चाहिए, मालूम होने चाहिए। उन्हें अगर ये कंसेप्ट मालूम है तो डिसीजन लेने में काफ़ी सहूलियत होती है। कई बड़े बैंकों में, बैंक बड़े क्यों हुए, तो उन्होंने क्रेडिट कमिटी के नीचे एक डेलीगेशन ऑफ पावर का स्ट्रक्चर कर दिया। यानी आपके ब्रांच के साइज के अनुसार या आपके डेजिग्नेटेड ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव की हैसियत के अनुसार उन्हें पावर्स डेलीगेट किए। कई बैंक ऐसी हैं कि जहां पे 1 करोड़ तक के लोन क्रेडिट कमेटी में या बोर्ड में जाते ही नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही होते हैं। रोबस्ट सिस्टम है। आपकी बैंक अगर छोटी है तो शायद आपके यहाँ डेलीगेशन नहीं होगा, लेकिन रिजर्व बैंक हमेशा ये कहती है कि सीईओ को कुछ ना कुछ डेलीगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि फंक्शनल स्ट्रेंथ शुड बी देयर। हर चीज में मेंबर्स ऑफ द बोर्ड के पास जाने में कोई मतलब नहीं है। अगर ये डेलीगेशन है तो डेलीगेशन में भी रिस्क है, क्योंकि बैंक हमेशा क्या करती है, डेलीगेशन करती है, उसका फॉलोअप नहीं लेती है। जैसे कि आपके ब्रांच मैनेजर को 10 लाख की पावर है, उसने महीने में 10 लाख के कितने लोन दिए, क्या क्वालिटी के लोन दिए, क्या अप्रेजल किया, फॉलोअप एक्शन नहीं है। कुछ बैंकों में है, लेकिन बहुत सारी बैंकों में फॉलोअप एक्शन नहीं है। वो अगर फॉलोअप एक्शन नहीं होगा तो आपका क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस ही डिफेक्टिव होगा, क्योंकि उसमें पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसी सिचुएशन बन जाती है, और ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है तो आपका जो डेलीगेटी है वो अगर गलत डिसीजन लेता है और अकाउंट एनपीए बन जाता है
तो दूसरी रिस्क एंटर होती है। क्या रिस्क एंटर होती है? अर्ली मोर्टालिटी। एक साल में अगर कोई अकाउंट एनपीए बन गया देने के बाद तो रिजर्व बैंक स्टेटमेंट मांगती है। अर्ली मोर्टालिटी एंड coupled with the staff accountability they are asking. So as a system or method, you must understand that credit approving authority should be robust, strong, understands the business well, understand various other businesses well, and then they take the appropriate decision in the interest of the bank. कई बार ये होता है कि डायरेक्टर बोल देता है अरे इनको आप लोन कर देना, ये अच्छे लोग हैं, और ये सुन के कोई एग्जीक्यूटिव रेकमेंड कर देता है। अच्छे लोग होने से फायदा नहीं, उसका कैश फ्लो क्या है, उसका रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उसका इंटेंशन एंड विलिंगनेस टू रीपे क्या है, ये जो मायने है ना, ये जो फैक्टर्स है वो आपको समझना है। डायरेक्टर ने तो बोल दिया कि इनको हमें 1 करोड़ देना है। कई बैंकों में मैंने सुना है, देखा नहीं है, कि चेयरमैन सीधा बोल देता है अरे इसको 2 करोड़ का रिलीज कर देवे। गलत है, ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये डिपॉजिटर का पैसा है, और अगर ये डिपॉजिटर का पैसा है तो इस तरह से कोई चेयरमैन या डायरेक्टर बोलने लगा तो लग गई लंका बैंक की। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड प्रोबेबली द सीईओ ऑफ द बैंक हैज टू टेक प्रॉपर लीड इन दिस। दूसरा ये आता है उसमें कि क्रेडिट रिस्क में और एक कंट्रोल फैक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल लिमिट्स। तुम किस बंदे को कितना पैसा दे सकते हो इसका इंडिकेशन रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी दिया है। वो 15%, 25% इंडिविजुअल ग्रुप वगैरह वगैरह, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो प्रूडेंशियल लिमिट रिजर्व बैंक ने कही है उसमें आप डिस्काउंट फैक्टर ले लेना, क्योंकि आपका इंडिविजुअल एक्सपोजर समझो 10 करोड़ का आता है, आप 8 करोड़ के ऊपर पैसा मत दीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो when the borrower will genuinely require funds, and then if you touch the exposure you will not be able to help him out. This is the positive reason. Second negative reason, बंदे ने चेक लगा दिए, एक्सपोजर की वाट लग गई, तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं, स्पेशली दी वर्किंग कैपिटल लोन लिमिट्स और कैश क्रेडिट लोन लिमिट्स। यू आर नॉट द डिसीजन मेकर फॉर लेंडिंग, इट इज द बोरोवर हु इज द डिसीजन मेकर। ये जो बोरोवर डिसीजन मेकर है, कई बार आपने देखा होगा कि सैंक्शन लिमिट में, टोटल वर्किंग कैपिटल लिमिट में सैंक्शन लिमिट 100 करोड़ की है लेकिन आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ की है। ऐसा क्यों होता है? बोरोर्स भी जानते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, तो जब उनको ड्राइंग करना है तभी वो पैसा लेते हैं, लेकिन उससे आपकी बैलेंस शीट हिल जाती है और आप फिर क्या करने लगते हो कि मार्च में बैलेंस शीट के नंबर बढ़ाने के लिए ये जो अनड्रॉन लिमिट्स है इन बोरोर्स को आप ड्रॉ करने के लिए बोलते हो। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आज सूजन लाओगे, कल क्या करोगे? You will improve your balance sheet today. What will happen tomorrow? Because that doesn't add to your revenue. That doesn't add to your revenue. Single party, group party, maximum exposure to industry. Normally रिजर्व बैंक ये एक्सपेक्ट करती है कि आप किसी भी इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर होगा वो 10-15% के ऊपर मत जाइए, बिकॉज दैट इज द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कि एक सेक्टर को, एक ग्रुप को कितना पैसा देना है। जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन पे रिजर्व बैंक ने लिमिट लगाई है। क्यों लगाई है? ये लिमिट इसीलिए लगाई है कि देयर इज अ क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व। तो ये जो एक्सपोजर प्रूडेंशियल लिमिट्स आपको सेट करना है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट रिस्क। एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन इंसिस्टिंग ऑन रिस्क रेटिंग ऑफ द बोरोवर्स अप टू सर्टेन वैल्यू। सिर्फ 50 लाख के ऊपर बोरोवर है आपके, तो उसको रिजर्व बैंक ये कहती है कि आप इनको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल। नाउ ये जो क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल जो होता है, इसमें बोरोवर की बिल्कुल छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के कहाँ पे इंप्रूवमेंट है, कहाँ पे डिटेरियोरेशन है और कहाँ पे कितने रिस्क वेट है। जैसे अगर आप चाहते हो कि कैपिटल को, बोरोवर की कैपिटल को रिस्क वेट देना है तो उसको डिफरेंशियल रिस्क वेट दे सकते हो, उसके टर्नओवर को रिस्क वेट देना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप रिस्क वेट दे करके आप क्रेडिट रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसके लिए ये कहा जाता है अगर आपका रिस्क रेटिंग सही है, क्रेडिट रिस्क रेटिंग सही है, आप सही रेट दोगे। ये क्यों सही रेट देना जरूरी है? वो धंधा नहीं करोगे तो वो दूसरे बैंक में चला जाएगा।
और ये रिस्क रेटिंग देने वक्त अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई दुविधा है, यहाँ पे ये बोरोर जो है कल जाके पंगा कर सकता है, आप प्राइसिंग जैकअप कर सकते हो। हायर द रिस्क हायर द प्राइसिंग, लोअर द रिस्क लोअर द प्राइसिंग। ये क्यों थ्योरम चलता है? क्योंकि आपका जो सबसे अच्छा बड़ा बोरोर होगा और उसका बिजनेस अच्छा है, टर्नओवर अच्छा है, ट्रांजैक्शन अच्छे है, रीपेमेंट ऑन डॉट है, वो हमेशा आपसे रेट लोअर करके मांगेगा क्योंकि उसको दूसरी बैंक देने के लिए बैठी है। ये अगर रिस्क प्राइसिंग में या क्रेडिट रिस्क रेटिंग में आप अच्छी तरह से कवर करते हो तो ये रिस्क रेटिंग आपको, बोरोर की रिस्क रेटिंग आपको काफी सहूलियत करेगी। और जो रिस्क प्राइसिंग है वो रिस्क प्राइसिंग आपका सही होगा, आपको डिफेंस अच्छा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये टूल्स है क्रेडिट रिस्क कंट्रोल करने के। देयर इज वन मोर टूल विच वी नॉर्मली डोंट यूज बट दी commercial banks have been using that. Even if you are a small bank, you can think of using this tool. And that tool is nothing but, that technique is nothing but loan review mechanism. तुम लोग वर्किंग कैपिटल लिमिट तो रिव्यू कर लेते हो क्योंकि साल भर रिव्यू करना आवश्यक है, ऐसा रिजर्व बैंक ने भी कहा है। लेकिन ये जो रिव्यू मैकेनिज्म आप करते हो, ये वर्किंग कैपिटल के लिए आप रेगुलरली करते हो क्योंकि आप जानते हो रिजर्व बैंक के नाम से वर्किंग कैपिटल लिमिट हैज टू बी रिव्यूड वंस इन ए ईयर एंड देन यू ग्रांट हिम एक्सटेंशन। वो पेपर नहीं देता आपको, 90 डेज का एक्सटेंशन देते हैं। रिव्यू अगर नहीं हुआ तो आपको एनपीए करना है, ये भी आप जानते हो क्योंकि रिव्यू अगर अकाउंट नहीं होता है तो आईरैक नॉर्म्स के हिसाब से वो ये अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कहलाता है। अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाता है तो एनपीए हो जाता है। अब ये लोन रिव्यू मैकेनिज्म रिजर्व बैंक कई बड़े बैंकों को इंसिस्ट कर रही है। मुझे ये पता नहीं जो नया मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस का सर्कुलर है उसमें कोई रेफरेंस है या नहीं, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है। लेकिन आप मान के चलो कि आपने किसी बंदे को हाउसिंग लोन दे दिया, 15 साल का दिया, 18 साल का दिया, जो भी दिया, वो रिपेमेंट रेगुलर कर रहा है, 5-6 साल के बाद भी रिपेमेंट उसका चल रहा है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी है और ये तुम्हारा लोन रिपेमेंट चालू है। सो देयर इज नो अंडरलाइंग सिक्योरिटी नाउ, आपको पता ही नहीं है। कई किस्से होते हैं ऐसे। सबसे खराब बात और क्या है कि आपने किसी बंदे को वर्किंग कैपिटल दिया, टर्म लोन भी दिया। हमारे बंदे वर्किंग कैपिटल में से टर्म लोन में इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करते हैं। That should not be the case because you are not in a position to identify pure internal cash flow which is to be used by that particular firm other than for business inside or repayment of debt. ये आपको पता नहीं चलता है। वो सीसी ओवर हो गया, फिर भी वो डेबिट डाले जा रहा है। यहाँ पे लोन स्टैंडर्ड है लेकिन कैशकेड अकाउंट आपका आउट ऑफ ऑर्डर है। तो ये लोन रिव्यू मैकेनिज्म है ना, ये स्पेशली जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लोन्स आपके चलते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लोन में हम लोन देने के बाद भूल जाते हैं, हम उसके पास जाते हैं ओनली एंड ओनली इफ द अकाउंट इज एनपीए, ओनली एंड ओनली इफ द अकाउंट इज शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेस। तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म ये कैशकेड जैसी, अगर आप हर साल में एक बार रिव्यू करोगे, हर साल में एक बार उसको विजिट करोगे, हर साल में एसेट वेरीफाई करोगे, हर साल में जो तुम्हारा हाउसिंग लोन वाला बंदा है उसकी नौकरी कहाँ चल रही है, वो वहीं चल रही है, कहीं और शिफ्ट कर दी, तुम्हारा रिकॉर्ड ही अपडेट नहीं है। और एफआईयू इंडिया क्या कहती कि आपके कस्टमर को आप ढंग से जानो। आप ढंग से कब जानोगे, आप उनसे बात ही नहीं करोगे। तो वंस इन अ ईयर लोन रिव्यू मैकेनिज्म में विजिट भी मैंडेटरी करो। यू विल गेट एन अप टू डेट नॉलेज कि ये बंदा आगे जाके फंसने वाला है या नहीं है। दीज आर ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। क्रेडिट रिस्क कंट्रोल करने के लिए ये दीज आर ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, क्रेडिट रिस्क की थ्योरी तो आप जानते हैं, सिंपल थ्योरी है, क्रेडिट दे दिया, पैसा नहीं भरा, रिस्क आ गया। मैंने जो 4-5 पॉइंट्स आपको बताए, ये पॉइंट्स आपको क्रेडिट रिस्क अरेस्ट किस तरह से की जाती सकती है। और बेंचमार्क वही देखो जो रिजर्व बैंक ने नहीं कहा, मैं कहता हूं ये कि तुम्हारे जितना परसेंटेज आपका ग्रॉस एनपीए का है, इसका मतलब यह है कि उतने परसेंटेज से आपके क्रेडिट डिसीजंस रॉन्ग हो रहे हैं। जेन्युइन डिफिकल्टीज होती है बोरोर की, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है। देयर आर जेन्युइन डिफिकल्टीज विद द बोरोर। अगर जेन्युइन डिफिकल्टीज है, अकाउंट एनपीए करो, हेल्प करो, रीस्ट्रक्चर करके, प्रोविजन करके हेल्प करो, साल भर के बाद तो बाहर आएगा। दिस इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। दिस यू हैव टू टेक अ डिसीजन।
अभी कोई बंदा डिफिकल्टीज में आ गया, उसको आप अगर एज अ बैंकर हेल्प नहीं कर रहे हो, वो तो मरने वाला है। लेकिन वो हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे काइंड ऑफ थिंग। वो तो एनपीए बन जाएगा, तुम्हारा ग्रॉस एनपीए बढ़ा देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी credit risk which I am talking about. These are only practical tips which you must deploy in your bank. Build robust system, build robust appraisal technique. आपको रिजर्व बैंक क्रेडिट अप्रेजल के लिए कभी मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि वो हमेशा देखेगा तुम्हारे ग्रॉस एनपीए क्या है। अगर 2% है, 3% है, इसका मतलब ये आपका डिसीजन जो गलत हो रहा है वो 2% 3% गलत हो रहा है। सिंपल थंब रूल। तो ये जो टूल्स है आप समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से सिस्टम डेवलप कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा, डॉक्यूमेंट कीजिएगा, हर चीज को डॉक्यूमेंट कीजिएगा, आपकी बैंक अच्छी कहलाएगी। अगले वीडियो में दूसरे रिस्क के बारे में बात करूंगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।